हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सी हो जाता है 4। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? विकल्प सी से होता है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो परंपरा का बहुत ही बढ़िया और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आपको और बताते चलते हैं, और रासो जो ग्रंथ हैं उनमें से उनका जो मतलब रचनाकार जो हैं उनके बारे में भी बताते चलते हैं। जैसे एक तो हो गया पृथ्वीराज रासो, तो इसके रचयिता है चंद बरदाई। अब यहाँ पर देखिए खुमार रासो है। खुमार रासो, जितनी भी रासो परंपरा का ग्रंथ है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो। खुमार रासो किसकी है? दलपति विजय की है। किसकी है? दलपति विजय की। नोट करते चलिएगा, चाहे अपने माइंड में या फिर किसी नोट्स पर। दूसरा, विसल देव रासो किसकी है? विसल देव रासो ये है नरपत नाहल की है। जगने की है परमाल रासो। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की। ठीक है, हमीर रासो किसकी है? सारंगधर की है। इतनी रासो आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सच सही है रामलला नहचुक, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ, विकल्प आपका सी से होता है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है और ये लिखा गया है कवि चंद बरदाई के द्वारा। ये महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताई, ये वीर रस से संबंधित है, महाकाव्य है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद बरदाई, भट्ट केदार। तो देखिए जयचंद प्रकाश महाकाव्य के लेखक हैं, विकल्प आपका डी से होता है भट्ट केदार है। जयचंद प्रकाश ये काव्य के रचनाकार हैं भट्ट केदार, और ये वीर रस का प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1224 में हुई थी। और चंद बरदाई कृति अभी आपको मैंने बताया पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन हमारा है रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब यहाँ पर आप देखिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन अगर डायरेक्टली ये ना पूछा गया है कि ये इसके रचनाकार कौन है, तो फिर अलग अलग जितने भी हमने पॉइंट बताया वो एग्जाम में पूछा गया, तो सारे मैंने यहाँ पर उठाए हैं। जब भी डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये कर सके कि किस एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड आप वो तैयार कर लीजिए, या तो हम वही काम तो हम कर रहे हैं, सारी जगह से कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चीज़ें आपके लिए हम आसान बना रहे हैं, बस यही है। आप अगर कई एग्ज़ाम 10 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, वहाँ से खोजेंगे, वो देखेंगे, तो फिर वहाँ से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, चीज़ें उतनी निकल करके नहीं आएंगी। लेकिन हम आपको एक जगह इकट्ठे पूरा प्रोवाइड करा दे रहे हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ये सही होता है आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। और आदिकाल की कुछ और रचनाएं हम आपको बताते चलते हैं।
ये देखिए विसलदेव रासो है जिसको लिखा है ये नरपति नाल ने, परमाल रासो जगनीक ने, विजयपाल रासो नल सिंह ने। और रासो चरित मैंने मतलब रासो से रिलेटेड सारे ग्रंथ आपको बताए हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में खड़ी बोली कि ये आदि कवि कहे जाते हैं, खड़ी बोली की आदि कवि कहे जाते हैं। करेक्ट। खुसरो के द्वारा कुछ रचनाएं हम आपको बताते हैं। खालिक बारी हमेशा बताते रहते हैं, खालिक बारी है, पहेलियां हैं, खालिक बारी पहेलियां, साथ ही साथ में मुकरियां और दो सुखने, गज़ल, इतनी सारी चीज़ें इनकी हैं। आगे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो का समय, अमीर खुसरो का समय, अमीर खुसरो का समय विकल्प आपका सी होता है 13वीं शताब्दी। अमीर खुसरो का जन्म ये देखिए 1253 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमीर खुसरो से रिलेटेड, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। यूपी में हुआ था। यूपी का कौन सा जिला था, एटा जिला, एटा जिला। गांव कौन सा था, पटियाली गांव। कोई है एटा का, पटियाली गांव, कमेंट में ज़रूर बताइएगा एटा के कौन ने। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था, अभी आप लोगों ने पीछे देखा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, हिंद का तोता किसे कहा जाता है। हिंद का तोता, हिंद का तोता इन्हीं को कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन खड़ी बोली के आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट मिलेगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं कौन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं। बिल्कुल सही, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। विद्यापति, विकल्प आपका ये सही होता है। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं, मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पदावली की जो रचना की है ना, किसमें की है, मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। नोट करते चलिएगा सभी, हम फटाफट से बताते चल रहे हैं। और इन्होंने कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, इनकी रचना की है। इसको किस भाषा में लिखा है इन्होंने, अवहट्ट भाषा में। पूछा गया क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। देखा क्वेश्चन पूछा गया, विद्यापति की पदावली, विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई, मैथिली भाषा में। और इनके द्वारा और रचित है, हमने आपको बताया कीर्ति लता है, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है, और ये मैंने विद्यापति तो बता दिया, यहाँ विद्यापति की जो पदावली है मैथिली में है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, भक्ति काल है। ठीक है। अच्छा, आदिकाल के कवि पूछा जाता तो आदिकाल के कवि में ये आता है स्वयंभू आते हैं, स्वयंभू आते हैं। अच्छा, स्वयंभू की एक रचना है पौम चरियू, ये पूछा जाता है। चंदबरदाई आते हैं, चंदबरदाई की है पृथ्वीराज रासो। सरहपा आते हैं, दोहा कोश है इनकी। भट्ट केदार आते हैं जिनकी है जयचंद प्रकाश। अभी आप लोगों ने सभी देख लिया, सभी जितने कवि थे उनकी रचनाएं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भक्ति काल में आप चलिए देखिए, भक्ति काल में आते हैं कबीर। कबीर की है बीजक साखी, बीजक है जिसमें साखी शब्द रामायणी मिक्स है। भक्ति काल में तुलसीदास आते हैं, तुलसीदास की है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। और भक्ति काल में ही आते हैं सूरदास, सूरदास की सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी।
भक्ति काल में ही आते मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की है चंदायन, पूछा जाता है चंदायन है, ठीक है। और कुतुबन आते हैं, कुतुबन की है मृगावती। क्लियर हो गया, भक्ति काल मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं रीति काल की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन के पीछे अगर आपको बहुत ज़्यादा तैयार करना तो फिर आप ऐसे ही तैयार करिए, जितने आराम से जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हम एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं ना, आप माइंड में अगर बैठा लेंगे तो कभी भूलेगा ही नहीं। आगे देखिए रीतिकाल, रीतिकाल से संबंधित यहाँ पर बिहारी लाल आते हैं। बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई। भूषण आते हैं, भूषण की है शिवा बावनी, शिवा बावनी। घनानंद आते हैं, घनानंद की है वियोग वेली। इश्क लता, इसी में आते हैं मतीराम, मतीराम की पूछा जाता है, मतीराम की है रसराज। ललित ललाम है। चिंतामणि आते हैं, चिंतामणि की है रस विलास, श्रृंगार मंजरी। अब आगे देखेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। इन्होंने लिखा है प्रेम मालिक, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा। इसी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, कामायनी है, आंसू है, लहर है, बहुत सारे नाम हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कम से कम यहाँ पर इस एक क्वेश्चन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं, 20 से 25 ज़्यादा ही तैयार हुए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं। अब आप आराम से बता सकते हैं इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, या फिर जितना मैंने बताया वहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा कवि किस काल का है और कौन से कवि की कौन सी रचना है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए बिहारी। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, जबकि बिहारी ये रीति काल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है, एकमात्र, इसी से इतने प्रसिद्ध है ना, बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई है इनकी रचना। और ये एक मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है पूछा जाता है एग्जाम में, कैसा काव्य है, तो ये मुक्तक काव्य है। और इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। कितने? 719 दोहे संकलित हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिहारी सतसई की जो ये पूरी रचनाएं हैं किस रस से ओतप्रोत है, तो ये श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। मुक्तक काव्य है और इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। बस इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिहारी सतसई से रिलेटेड, बिहारी से रिलेटेड इतनी पूछी जाती हैं। और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बिहारी जो थे, बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहते थे, जयसिंह के दरबार में रहते थे और इन्होंने वहीं पर काव्य की रचना की थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, बीजक में है। कबीरदास की रचनाएं साखी, सबद, रामायणी, साखी, सबद, रामायणी, इनका जो संकलन है बीजक, बीजक नाम से किया गया है। और जबकि ये देखिए मृगावती कुतुबन की है, सूरसागर सूरदास की है, पदावली है विद्यापति की। करेक्ट। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फटाफट से एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। और आप लोग लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, आप लोगों ने मेरे कंटेंट को पसंद किया है, मेरी एक तरीके से इनडायरेक्टली आप सराहना करते हैं। तो पसंद आए तो ज़रूर मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? विकल्प ए हमारा सही होता कबीर है। कबीरदास की रचनाएं जो हैं साखी, सबद, रामायणी, इसका संकलन बीजक, इसका संकलन बीजक नाम से किया गया है। फिर वही चीज़ मैंने आपको बताई, सूरदास की है सूरसागर, ठीक है, और तुलसीदास की अभी मैंने सारी चीज़ें पीछे आपको बता दी हैं। चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके फिर से बताते हैं। कबीर की जो है साखी, सबद, रामायणी, बीजक संग्रह हो गया। और रचनाकार कबीरदास जी। अच्छा, जायसी, इनकी जायसी की रचना है देखिए पद्मावत है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास की सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की है
रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नहचू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर फिर हमारा जो जवाब होगा कबीर ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो फैक्ट बताएंगे पिछले क्वेश्चन से अलग ही होगा। देखिए कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म पूछा जाता है। लाहरतारा, काशी, वाराणसी में हुआ था। ठीक है। और कबीर की बाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और इसके 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, तो ये विकल्प भी आपका बी से हो जाता है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं ये कबीरदास जी, जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। और इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, इन सभी का घोर विरोध किया और एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना को इन्होंने महत्व दिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है, कबीर जी थे। ये तुलसी, सूर और मीरा ये सगुण भक्ति धारा की थे। किसके थे, सगुण भक्ति धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सदुक्कड़ी किसकी भाषा है। सदुक्कड़ी किसकी भाषा है, सी कबीर की है। सदुक्कड़ी कबीरदास जी की भाषा है। और ये नाम जानते हैं, ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जबकि इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने, पता है क्या बोला था, श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। भाषा कैसी भी रही हो, लेकिन इनके विचार इतने उच्च थे, इतने उत्तम थे ना, कि उसका संग्रह किया गया और लोगों तक पहुंच रहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था जानते हैं, भाषा के डिटेक्टर, भाषा के डिक्टेटर कहा था। क्या कहा था, भाषा के डिक्टेटर कहा था, डिक्टेटर। बात समझ आएगी। क्वेश्चन मिलते जुलते भले हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट आपको बताते चले वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, सदुक्कड़ी कबीरदास की भाषा है और ये नाम इनको किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अच्छा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था इनकी भाषा को, श्याम सुंदर दास ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर के रूप में इन्हें मान्यता दी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे। कबीर के प्रमुख शिष्य, विकल्प बी से हो जाता है धर्मदास। विकल्प बी से होता है हमारा धर्मदास है। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कवि थे और इनके शिष्यों में प्रमुख थे धर्मदास, जिन्होंने कबीर की बाणी का संकलन किया और ये बीजक नाम से, ये धर्मदास ने ही इनकी बाणी जो थी उन पूरा संकलन किया बीजक नाम से। साखी सबद रामायणी इसी में था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे। अब यहाँ पर शाखा पूछी जा रही है, कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे। तो कबीरदास जी की जो शाखा थी वो विकल्प आपका यहाँ पर ए से हो जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा थी। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये किसकी रचना है, उक्त पंक्तियां किसने लिखी है। कबीरदास जी की हैं, जो कि कहाँ से ये ली गई हैं, ये बीजक से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा, विकल्प डी सदुक्कड़ी। इनकी भाषाओं में जैसे कबीरदास की जो रचना है इनमें अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, अरबी के भी मिलते हैं, फारसी के भी, पंजाबी के, ब्रज भाषा के भी, खड़ी बोली के भी, बुंदेलखंडी, सारी चीज़ें, सारी मतलब सभी भाषाओं के शब्द इनकी मतलब रचनाओं में मिलते हैं। तो इसीलिए सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी, भाषा के डिक्टेटर, ये सारी है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत
कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? विकल्प आपका सी से होता है स्त्री पुरुष की समानता। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया। कबीर जानते हैं कबीर दास जी कभी बाद में समाज सुधारक पहले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप आप सभी को पता है, विकल्प आपका डी से होता है निर्गुण। ये मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट कर लीजिएगा। ये तो बीजक वगैरह आप सभी जान गए। ये लोदी वंशीय शासक सिकंदर के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा गया है किसके समकालीन थे, और ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि ये कभी किसके समकालीन थे। तो ये लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? विकल्प ए कबीरदास। ठीक है, अच्छा यहीं पर आप ये जानते रहिए। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं तो यहाँ पर ये देखिए तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के हैं रहीमदास, और मलिक मोहम्मद जैसी सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि। आगे बढ़ेंगे, अगला, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प सी से होता अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिनुद्दीन थे, उनके शिष्य माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये शेर शाह के समकालीन थे और ये अमेठी के निकट है जायस, वहाँ पर रहते थे। इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। इधर अवधी ही बोली जाती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बताते हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में किसका प्रयोग किया था? चौपाई दोहा छंद का। चौपाई दोहा छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ ही साथ में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया। इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं नोट कर लीजिएगा। पद्मावत, कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, आपको मिलेगा आगे सब। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत किसकी रचना है? देख लिया, मिल गई। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत ये भी है, नोट कर लीजिए। कबीर की है बीजक, साखी शबद, रामायणी, सूरदास सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला, नहछू, ये सारी इनकी हैं। बसई पक्षी बोलई बहुभाखा, करही हुलास देख के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये पद्मावत से लिया गया, ये पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत की और रचना में जैसे मैंने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा ये सब बता दिया, तो इसके अलावा है कहरानामा है, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ पर आता है? हीरामन सुआ का उल्लेख, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प भी पद्मावत है। हीरामन जायसी के द्वारा रचित है पद्मावत, और इसमें हीरामन सुआ का उल्लेख आता है जो कि एक गुरु का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। आगे बढ़िए, ये रहा पद्मावत के रचनाकार। पद्मावत के रचनाकार, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, जायसी ने किस भाषा में रचना की है? तो जायसी की भाषा आप नहीं भूलेंगे, विकल्प आपका बी से होता है अवधी। और जायसी जो थे निर्गुण, ध्यान रखिएगा, निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि माने जाते हैं। इन्होंने अवधी भाषा में रचना की थी।
आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। जैसी किस धारा की कवि हैं? अभी मैंने आपको बताया, निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा की कवि है। इनका जो साहित्य है प्रेमाख्यानक काव्य का भंडार माना जाता है। और पद्मावत ना जायसी की काल जयी रचना है, जिसमें मतलब बहुत पसंद की जाती। पद्मावत तो हद इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती पद्मावत। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? पद्मावत क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी हो जाता है, समासोक्ति है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है समासोक्ति है। देखिए, समासोक्ति ऐसी युक्ति जिसमें सामासिक पदों की बहुलता हो, समासोक्ति कहलाता है। यहाँ पर और एक चीज जानते रहिए, जो पद्मावत है ना, इनकी पद्मावत में ये पद्मावत कैसी है? कड़वक मानी जाती। कड़वक मतलब इसमें दोहा चौपाई पद्धति में ये रचित ग्रंथ है। कड़वक मतलब ये दोहा चौपाई पद्धति में रचित एक ग्रंथ है, ये भी जानते रहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है, नजफ अली की है। नजफ अली है, मुसलमान कवि है नजफ अली, इनकी रचना प्रेम चिनगारी है। जबकि अभी आप जानते हैं जैसे कि पद्मावत है नूर मोहम्मद इंद्रावती और ये शेख नबी ने ज्ञानदीप। ठीक है, शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखी। आगे बढ़े, रामचरितमानस में कितने सोपान है? 5 है, 6 है, 7 या 8 है? विकल्प यहाँ पर आपका सी से होता है, 7 है। रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड है। पूरे 7 कांड है। और ये किस शैली में लिखा है? कड़वक शैली है। कड़वक शैली, इसमें चौपाई दोहा चौपाई होती है इसमें, तो कड़वक शैली में लिखा गया महाकाव्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 है। आगे, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, आपको बताना है। तुलसीदास जी की रचना, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए विनय पत्रिका। विकल्प ए सही होता है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। ये एक ये देखिए गीति काव्य है। कैसा? गीति काव्य है, ज़्यादा मात्रा हो गई, गीति काव्य है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं किस भाषा में रचित है ये? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में रचित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फटाफट से। ये आपको बताया ही मैंने, साहित्य लहरी किसकी है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कवित्व रत्नाकर, ये सेनापति की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आगे, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो ये दास्य भाव की थी। तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास थे, इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। और मीरा की प्रेम भाव की, माधुर्य भाव की थी मीरा जी की। और सखा भाव की किसकी थी? सूरदास की जो भक्ति थी सख्य भाव या फिर सखा भाव की थी। ये मतलब भगवान से इनकी जो भक्ति थी किस किस संबंध को बता रही, किस तरीके से अपनी भक्ति को किया करते थे। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका आप सभी जानते हैं, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। विकल्प विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, विकल्प आपका डी सही होता है। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। और आप यहाँ पर देखिए तुलसीदास की और रचना हम आपको बता चुके हैं, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली। कबीर की रचना आप सभी सुन चुके हैं। सूरदास की ये भी सुने, सुर सारावली, साहित्य लहरी, सुर सागर है। रहीम की यहाँ पर आप लोगों ने नहीं सुना, तो रहीम की है
रास पांचाध्यायी, रास पांचाध्यायी, ठीक है। बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? विकल्प आपका डी सी होता है आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। जबकि यहाँ पर ये देखिए कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? अर्थशास्त्र। खूब पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए, वैसे हो गई, अर्थशास्त्र है, ठीक है। अच्छा, ये आप जानिए चतुरसेन शास्त्री ने क्या लिखा था? वैशाली की नगर बधू, वैशाली की नगर बधू, वैशाली की नगर बधू, सोमनाथ गोली, ये सभी चतुरसेन शास्त्री की उपन्यास हैं। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः भी इनका ही है, वयम रक्षामः, ठीक है। और बात करेंगे इनकी प्रेमचंद, प्रेमचंद तो प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप ही लोग बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगबानी, ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है रामचरितमानस। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम बताना है। राम काव्यधारा के प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प आपका सी होता है। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तुलसीदास का जन्म, विकल्प सी होता है राजापुर में हुआ था। राजापुर, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। बांदा जिला है, बांदा जिले में ही राजापुर स्थान है, राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है? राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत, विकल्प आपका सी होता है स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद माने जाते हैं। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। इनके गुरु का नाम था राघवानंद। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, तुलसी जो विकल्प में दिया गया है ना ब्रज भाषा में, तो सभी रचनाएं इसमें, तुलसीदास की सभी रचनाएं इसमें से ब्रज भाषा में हैं। देखिए ब्रज भाषा की हम आपको इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ब्रज भाषा, तो इनकी वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सभी इनकी ब्रज भाषा में नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बच रहा है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामलला नहचू है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, वर्वे रामायण, ये सभी अवधि में है। दो ही भाषा में इन्होंने लिखा, ब्रज भाषा और अवधि में। ब्रज भाषा का भी मैंने बता दिया, अवधि का भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? कवि सूरदास की कृति कौन सी इसमें नहीं है? विकल्प आपका डी सी होता है सुंदर विलास। सुंदर विलास फिर किसकी कृति है? एक कृति है कवि सुंदरदास की, सुंदरदास की कृति है। आगे, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु, विकल्प आपका सी होता है वल्लभाचार्य। विकल्प सी होता है वल्लभाचार्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किसमें की थी? विकल्प बी से होता है ब्रज भाषा में की थी। कृष्ण भक्ति शाखा के 8 महान कवि थे, 8 महान कवि, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास। ठीक है, 8 हो गए। इनको अष्टछाप के रूप में जाना जाता था। इन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया था और इन्होंने जो भी रचना की थी ब्रज भाषा में की थी। क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति किसकी है? आप सभी को पता है, तो ये विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है मीरा जी। विकल्प आपका बी से होता है मीराबाई की है। मीरा किसे अपना इष्ट देव मानती थी? विकल्प सी श्री कृष्ण को।
अपने इष्ट देव आराध्य श्री कृष्ण को मानती थी। इन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण साधना में अर्पित कर दिया था। और इनके गुरु कौन थे? रैदास। मुगल बादशाह थे शाहजहां, इन्होंने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? विकल्प डी सही होता है सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत विकल्प आपका सी सही हो जाता है केशव। विकल्प सी केशव को कहते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? रीतिकाल के कवि विकल्प सी से होता है बृंद है। बृंद रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के, और ये रीतिकाल के कवि, बाकी सभी ये सभी जितने भी देख रहे हैं भक्ति काल के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। इनके जो नीति के दोहे, बृंद के नीति के दोहे बड़े फेमस थे। नीति के दोहे, इनकी जो रचनाएं हैं पूरी 11 रचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नयन पचीसी है, पवन पचीसी है, बृंद सतसई है, भाव पंचशिका है, ये सभी है। और बृंद ग्रंथावली नामक ग्रंथ में, मतलब बृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह किया है किसने? डॉक्टर जनार्दन राव चेले के द्वारा ये प्रकाशित होकर के प्रकाश में आया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक विकल्प आपका बी से होता है बिहारी लाल। बिहारी लाल सतसई, इनकी रचना का नाम जो है बिहारी सतसई है। इसमें दोहों की संख्या 719 है, किंतु कोई कोई दोहों की संख्या मानते हैं 713 है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? रीतिकालीन कवि विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है भूषण है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भले पूछा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पूरी रचनाएं बता रहे हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है भूषण है। भूषण रीतिकाल के कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी थी। इन्होंने किस में लिखी थी? वीर रस में कविताएं लिखी थी। और साथ ही साथ में आपको बताते हैं कवि भूषण की उपाधि इन्हें प्रदान की गई है। कवि भूषण की उपाधि इन्हें प्रदान की गई है, और किसके द्वारा प्रदान की गई है? राजा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र थे, उन्होंने कवि भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। इनकी रचनाएं शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवराज भूषण है। सुमित्रा नंदन पंत ये छायावादी कवि हैं। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे मानते हैं? विकल्प आपका ए से होता है भारतेंदु युग। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग है। और ये क्या कहते हैं, भारतेंदु युग के पश्चात का काल किसको माना जाता है? द्विवेदी युग को माना जाता है। आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की सीमा क्या है? भारतेंदु युग की सीमा 1850 से 1900 है। ठीक है। इनका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। और आपको बताते चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के जो भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख रचनाकार आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, ये सभी इन्हीं के समय के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? विकल्प यहाँ पर आपका सी से होता है राजा शिव प्रसाद। विकल्प आपका सी से होता है राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद उपनाम हिंदी के साहित्यकार राजा शिव प्रसाद का था। और आपको बताते चलते हैं, इनकी भाषा में जो इन्होंने लिखा था, इनकी भाषा में फारसी के साथ साथ अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मानव धर्मसार है, मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, ये सभी है। प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है लल्लू लाल की है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है। और इनकी और जो रचनाएं हैं, राजनीति है, शकुंतला है, माधव विलास है, बैताल पच्चीसी है, सिंहासन बत्तीसी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत विकल्प बी से होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने गद्य साहित्य में संप्रति हिंदी भाषा को विशिष्टता
प्रदान की। अगला हमारा क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? विकल्प आपका बी से होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। इनकी रचना भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेही हिंसा, हिंसा न भवति, पाखंड विडंबन, ये सभी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? जयद्रथ वध विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है मैथिली शरण गुप्त की है। विकल्प आपका सी से होता है मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी और रचनाओं में भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, झंकार है, जय भारत है, विष्णुप्रिया है, रंग में भंग है, ये सभी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प बी से होता है प्रेम प्रवास। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और इनके काव्य ग्रंथ में हेमंत है, रंग में भंग है, साकेत बहुत पूछा जाता है, साथ ही साथ में साकेत के साथ भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, ये सभी हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। जयद्रथ वध अभी आपसे मैंने पूछा था, तो ये किसकी रचना है? विकल्प आपका बी से होता है मैथिली शरण गुप्त की है। और यहाँ पर आपको कुछ और रचनाएं हम बताते चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जो मैंने बताया, उसके अलावा बताएंगे। अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, वन मिलन, शोकोच्छ्वास, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेला है, आराधना है, नए पत्ते, गीत गुंज, सांध्य काकली, आराधना। सुमित्रा नंदन पंत की है उच्छ्वास है, ग्रंथि है, ग्राम्या है, लोकायतन है, अतिमा है, उत्तरा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक अंतर समझिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की है उच्छ्वास है, एक मिनट लिख देते। सुमित्रा नंदन पंत की है उच्छ्वास, और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो हमने नाम लिया शोकोच्छ्वास है। अंतर समझते रहिएगा। आगे देखेंगे भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त है। सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है मैथिली शरण गुप्त है। देखिए, खड़ी बोली को कोमल रूप सुमित्रा नंदन पंत ने दिया, लेकिन हिंदी भाषा के सांस्कृतिक प्रसंगों में सर्वाधिक जो अंशदान है ये मैथिली शरण गुप्त का माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि या लोक कवि कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त है। जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, ये सभी हैं। और बालमुकुंद गुप्त की जो रचना है शिव शंभू का चिट्ठा है। श्रीधर पाठक की जो रचना है गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी नील देवी। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत, द्वापर, ये सभी। जो नील देवी ये है नाटक, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आधुनिक काल के किस युग से है? विकल्प आपका बी से होता है द्विवेदी युग से।
द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। छायावादी युग के लेखक है जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से छायावादी के कवि हैं या फिर कौन से छायावादी के कवि नहीं हैं। अच्छा, छायावादोत्तर युग के कवि में बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, भगवती शरण वर्मा आते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। हल्दी घाटी के रचनाकार विकल्प सी से होता है हमारा श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचनाकार है श्याम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी जो काव्य है, हल्दी घाटी जो है ये काव्य विधा से संबंधित है। ये काव्य विधा से संबंधित है। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी है, जौहर है, तुमुल है, रूपांतर आरती और जय हनुमान, ये सभी हैं। निम्न में से राष्ट्रकवि कहलाता है। राष्ट्रकवि कौन कहा जाता है। निम्न में से राष्ट्रकवि कौन कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रकवि की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इनकी रचनाओं में साकेत, यशोधरा, द्वापर, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। देखिए मैंने कहा था ना पूछा जाता है, तो छायावादी रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। छायावादी रचनाकार में और नाम आता है जयशंकर प्रसाद का आता है, महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, नागार्जुन मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, ये छायावादोत्तर प्रगतिवादी काल के रचनाकार हैं। अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। विकल्प डी रामेश्वर शुक्ल का है। हरिवंश राय का उपनाम है बच्चन, हरिवंश राय बच्चन कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा, इनको नवीन, बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ साथ में आपके एक से ज़्यादा, ये किसी भी क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन नहीं तैयार हुए हैं, एक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई जोरदार तरीके से, ठीक है। हुई वीरता की किसके साथ, फिल इन द ब्लैंक। हुई वीरता की किसके साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करना है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, विकल्प आपका बी से होता है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है भाई, जल्दी से बताना है। विकल्प आपका सी से होता है निहार है। पता है इसके बाद आप कोई भी हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, जितना आप लोगों ने क्वेश्चन किया उसकी गिनती मत करिएगा, जितना मैंने साइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है उसकी गिनती के साथ आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए ना। आप 99% सॉल्व कर ले जाएं तो आप बताइएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है निहार है। छायावादी कवित्री मानी जाती है महादेवी वर्मा। कवित्री कैसे लिखते हैं पहले ये भी जान लीजिए, कवित्री यही सही है। शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। तो छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा है, इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, जिसकी रचना इन्होंने 1930 में की थी। और इनकी और रचनाओं में है रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी बहुत ही फेमस रचना पूछी जरूर जाती है। कामायनी किस युग की रचना है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी छायावाद की है। विकल्प बी छायावाद की। जब जयशंकर प्रसाद छायावाद की हैं तो इनकी रचना भी छायावाद की होगी। ये महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का कामायनी, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यह आपको पता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और ये मैंने तब पढ़ाया भी था। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर आपका ऐसे होता है सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि इस उपनाम से सुमित्रा नंदन पंत को संबोधित किया जाता है। और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। छायावाद का शलाका पुरुष। तो सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर बता दी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमगिरी क्वेश्चन है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां।
हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, कामायनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प है गीतिका है। निराला के द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह गीतिका है। और निराला छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं, छायावादी कवि हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। और अंतिम काव्य संग्रह जो है सांध्य का कली है। ठीक है, सांध्य का कली है। और जूही की कली इनकी पहली कविता मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ये रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा महाकाव्य और छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी कहा जाता है, मतलब जाना जाता है। किसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ये छायावादी कवित्री हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांध्य गीत है। और आपको बताते चलते हैं, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कब? 1982 में, 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है? विकल्प आपका ए सही होता है, निहार है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, पूछा गया है, फर्रुखाबाद में हुआ था इनका जन्म। और इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियों में भी मैंने कुछ आपको बताई, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, निर्जा, यामा। और साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, कामायनी के जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास के हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, सुमित्रा नंदन पंत ने। विकल्प सी आपका सही होता है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये महात्मा गांधी को समर्पित किया गया था। तुम्हें नमन नामक शीर्षक से, नमन है, नमक नहीं है, तुम्हें नमन, इस शीर्षक से कविताओं का संकलन है, तो वहाँ से लिया गया था। तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार है जो छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं माना जाता है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, शाबाश, विकल्प डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इनमें नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभ चतुष्टक में जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। मैथिली शरण गुप्त छायावादी युग के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, बताने की जरूरत नहीं है, यही पूछा गया ना। हाँ, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें बताते चलते। कामायनी के रचनाकार में तो ये हो गया, जयशंकर प्रसाद हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं आपको बताते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका है, गीतिका है, परिमल बहुत पूछा जाता है, परिमल है, तुलसीदास है। निराला की ये है तुलसीदास, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास की तुलसीदास नहीं है। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, ये सभी मैंने आपको बताया। अब ये देखिए सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत की है वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांतर है, स्वर्ण किरण है, ये सभी है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। और जयशंकर प्रसाद का कानन कुसुम, ये तो मैंने बताया, प्रेम राज्य, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी महाकाव्य है ही है।
आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो यहाँ पर आपका क्लियर ही हो गया, अभी मैंने आपको बता दिया, जयशंकर प्रसाद का है आंसू। और इनकी और है, ये देखिए आपको हम यहाँ पर कुछ क्लियर बता देते हैं। कामायनी महाकाव्य इनका, आंसू है, लहर है, झरना, ये सभी इनके काव्य हैं। और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, ये सभी नाटक हैं। और इनका दो उपन्यास भी है, कौन सा है? तितली और कंकाल। तो अभी तक आप लोग खाली रचना जानते थे, रचना को मैंने कैटेगराइज कर दिया कौन कौन सी हैं, क्लियर है? तो तितली और कंकाल इनके उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी के लिए। निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताना है आपको। ये विकल्प आपका ए सही होता, महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध लेखिका हैं। और अन्य छायावादी जो लेखक हैं आपको मैंने बता ही दिया, चार नाम, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, ये किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प आपका डी सही होता है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा है आप सभी के लिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान, विकल्प आपका बी सही होता है, इलाहाबाद है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इलाहाबाद से संबंध है, प्रयागराज से। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व प्रयाग की पावन भूमि में पल्लवित और पुष्पित हुई। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज साहित्यिक पढ़ाते पढ़ाते यूज हो गई। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई। विकल्प आपका सी से होता है, प्रेम पथिक। अतुकांत शैली में रचित काव्य रचना है इनकी प्रेम पथिक। और करुणालय की रचना इनकी गीत नाट्य शैली में की गई है। कानन कुसुम की खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह। कानन कुसुम जो है खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार जग जाहिर हैं। मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन है। इनमें इनकी और कृतियां हैं, मधुकलश है, मधुबाला है, निशा निमंत्रण है, ये सभी हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? विकल्प ए सही होता, प्रणय पत्रिका। हरिवंश राय ने अपने इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा। बच्चन जानते हैं हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी ख्याति का जो मुख्य आधार है ना, मधुशाला काव्य ग्रंथ है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये हालावाद दर्शन के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो ये विकल्प आपका ये सही होता है, निराला है। जूही की कली कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, और उनकी रचनाएं हम आपको बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है। और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर की और रचनाओं में रश्मि रथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, रसवंती है, रेणुका है, ये सभी है। अब यहाँ पर बात करेंगे, अज्ञेय की भी बात कर लेते हैं। अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अज्ञेय की और रचनाएं हैं, भग्नदूत है, चिंता है, सुनहरे शैवाल हैं, कितनी नावों में कितनी बार तो आपको मैंने बताया, और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं, माटी की मूर्तें, आम्रपाली, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, पतितों के देश में। आगे यहाँ पर देखेंगे, सिया राम शरण, इनकी जो रचनाएं हैं, सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अनाथ है, मौर्य विजय है, बापू है, पाथेय है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, इसमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं, ये पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ, नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि ये
त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। शेष सभी ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। त्रिलोचन की और रचना में आपको बताते चलते हैं, धरती है, गुलाब और बुलबुल है, ये सब है। आगे रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रश्मिरथी के रचयिता विकल्प ए से होता है रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ये रचना जो है रश्मिरथी ना कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मिरथी बड़ी फेमस है, बहुत अच्छी सी है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। कब नवाजा गया था आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। परशुराम की प्रतीक्षा, हरे के हरिनाम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवंती, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, ये सब है इनकी। उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में उर्वशी महाकाव्य इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कई दिनों तक चूल्हा रोए, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? देखिए नाम मतलब लाइन से पता चल रहा है कि दुर्दशा का वर्णन किया गया है। देखिए ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, नागार्जुन की है। ये पंक्ति नागार्जुन के द्वारा रचित है। अकाल और उसके बाद की ये कविता से ली गई पंक्ति है। अकाल का भयानक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 8 पंक्ति की पूरी ये कविता है, 8 पंक्ति की कविता है ये। नागार्जुन ने और भी लिखी, नई पौध, दुख मोचन, वरुणा के बेटे, युगधारा, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, ये सभी इनकी रचना। आगे निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, मृगनयनी। विकल्प सी से होता है मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, जिसमें ग्वालियर के महाराजा मानसिंह और मृगनयनी के प्रणय रोमांस का चित्रण किया गया हो। और सारी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी सभी ये दिनकर की रचना है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? विकल्प यहाँ पर डी से होता है शमशेर बहादुर सिंह। प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय, इन्होंने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि माना है। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ रचनाएं हैं। इतने पास अपने, कल तुमसे होड़ है मेरी, चुका भी हूँ नहीं मैं, ये इनकी रचना है। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी होता है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं शामिल हैं इसमें? तो जितनी भी भाषाएं इसमें शामिल हैं सभी को ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कृति है। बी चिदम्बरा, ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदम्बरा मानी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई, जोरदार तरीके से फटाफट से दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? विकल्प डी चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को इनके श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ, और ये कब मिला? 1968 में मिला है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कमलेश्वर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को किस कृति पर? कितनी नावों में कितनी बार, मैंने आपको बताया भी है, कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं हैं। नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वीप, इंद्रधनुष रौदे हुए थे, बावरा हेरी। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, किस कृति के लिए? यामा के लिए। महादेवी वर्मा की और कृतियों में है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सब
सप्तपर्णा है, प्रथम आयाम है, अग्निरेखा, ये सभी हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कितने नाव में कितनी बार है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भाषा के थे? विकल्प ए हमारा सही होता मलयालम के लिए। मलयालम भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बताते चलते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 में इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कृति क्या थी? लिख देते हैं, ओटक कुशल, मलयालम इनके लिए मिला था इन्हें। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इनमें कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। और ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। इसे 1968 में मिला है ज्ञानपीठ। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। हिंदी साहित्य में ये चिदम्बरा को जो मिला है, सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा को 1968 में, तो ये हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। जो उर्वशी थी रामधारी सिंह दिनकर की, इसी 1972 में, और यामा महादेवी वर्मा की इसी 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। राइट। अगला क्वेश्चन है, 1982 में इनमें से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अभी तो मैंने बताया आपको, महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। और जयशंकर प्रसाद बंकिम चंद्र चटर्जी को यह पुरस्कार नहीं मिला है। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यही क्वेश्चन ये घुमा के पूछा जा रहा है। विकल्प आपका डी सी होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहले तो ये जानिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये संविधान के 8वीं अनुसूची में निहित सभी भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक भी विकल्प नहीं सही। 1955 में पहली बार ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी रचना हिम तरंगिणी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? तो ये विकल्प 1955 हो जाता है। विकल्प ऐसे ही होता है। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर को यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। इसके लिए इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इन्हें उर्वशी के लिए भी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और अगला क्वेश्चन, पुरस्कृत पुस्तक है हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। इस पुस्तक पर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल मन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा को 1985 में कव्वे और काला पानी काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कव्वे और काला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, इस उपन्यास के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमृत राय की रचना है प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी है। देखिए ये बहुत ही, देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है ये
प्रेमचंद, ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ये है जीवनी, ये जीवनी है और इस पे इन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे की रचना है आंगन के पार द्वार, काव्य है, ये जीवनी है, ये काव्य है। इससे पहले भूले बिसरे चित्र उपन्यास था भगवती चरण वर्मा का, तो उन्हें 1961 में मिला। प्रेमचंद, ये अमृत राय को 1963 में, अगेय को 1964 में मिला। अगेय को किस लिए? आंगन के पार द्वार काव्य के लिए मिला था। आगे देखिए, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? विकल्प आपका डी से होता मैथिली है। कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। उनकी कविता संग्रह जो है पत्रहीन, पत्रहीन नग्न गाछ, इसके लिए मिला था और ये मैथिली भाषा में लिखी गई। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे, आंगन की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सॉरी, आग की हंसी है। आग की हंसी के लिए विकल्प यहाँ पर आपका सी से होता है रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? विकल्प ए हमारा सही होता है साहित्य अकादमी है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु उपन्यास के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल की है। कल सुनना मुझे विख्यात साहित्यकार सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित है। सुदामा पांडे का उपनाम है धूमिल। आगे बढ़ेंगे, और इन्हें मरणोपरांत ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनमें से किस मरणोपरांत दिया गया, तो भाई बहुत डर लगता है कि कब क्या पूछ लिया जाए, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, जानते रहिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, देखिए, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें 1968 में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सुमित्रा नंदन पंत छायावादी चतुष्टक कवियों से एक हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय की विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, प्रेमचंद कलम का सिपाही। अभी मैंने आपको कराया, ये जीवनी है। ठीक है, चलिए, मुक्तिबोध, ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। निराला की साहित्य साधना, ये किसकी है? रामविलास शर्मा की है। इन सभी को साहित्य अकादमी मिला है। आगे बढ़िए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की और भी रचनाएं हैं। एक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को भी मिला है। इनकी काव्य रचना है बुनी हुई रस्सी। अभी कुछ क्वेश्चन से पहले था ना, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, अच्छा, मिट्टी की बारात, ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। भीष्म साहनी का एक उपन्यास है तमस। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? तो ये विकल्प आपका ये सही हो जाता है विनायक है। विकल्प आपका सी होता है विनायक है। तो रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और आग की हंसी, ये है रामदरस मिश्र की, इन्हें 2015 में दिया गया। ठीक है, और रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की है, 2011 में इन्हें मिला। और फिर उसके बाद आता है ये मिलजुल मन, ये है मृदुला गर्ग की, 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्तिबोध के लिए, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार है मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार की है रचना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी आप लोगों ने देखा मिलजुल मन, इसके लिए इन्हें विकल्प डी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कब? 2013 में। अभी मैंने आपको बता ही दिया था। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किस विधा की कृति है? देखिए ऐसे ये आगे पीछे हो गया शब्द। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? नाटक है, काव्य, उपन्यास है, कथा है? विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है काव्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, ये काव्य विधा से संबंधित है। इनकी और रचनाओं में है हिल्लोल है, जीवन के गान है, युग का मोल है, सृजन है, वाणी की व्यथा है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा, विकल्प डी से होता पारिजात के लिए। 2016 में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी और रचनाओं में है जिंदा मुहावरे, सात नदियाँ, एक समंदर, ये हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? एक चीज है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार मत पढ़िए, साहित्य अकादमी तो सरसरी निगाह से देखते जाइए, बशर्ते यहाँ पर ये देखिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो विकल्प यहाँ पर आपका ए से हो जाता है नामवर सिंह। नामवर सिंह को मिला है कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए, ये मिला है, ये पुरस्कार प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल हैं सभी के लिए, सभी की रचनाओं के लिए ये प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास होती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी दिल से आप लोग बताइएगा। बड़ी मेहनत से बहुत ही एनर्जी के साथ ये क्लास तैयार किया, काफ़ी टाइम लगा है, तो उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। देखिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको ये करना है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको ये करना है कि मतलब रचनाएं और रचनाकार जितनी मैंने बताई है, सच में आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए 100% आप सॉल्व कर ले जाएंगे, 100% आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम के लिंक है, टेलीग्राम ऐसे आप लिखेंगे वन डे एग्ज़ाम टारगेट, वन डे एग्ज़ाम टारगेट बाय मुनमुन, तब आपको ये चैनल मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अमिता तिवारी ऑफिशियल करके। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट, लेते हैं आपसे विदा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको टाइम टेबल बता देते हैं। देखिए सुबह आपकी 10 बजे क्लास होती है, सुबह 10 बजे, दोपहर के 2 बजे और रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेज आपकी फिक्स हैं, अपने टाइम पर चलती रहती कंटिन्यू। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।